आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमने टॉपिक छोड़ा था द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसको हम कंटिन्यू कैसे करेंगे? अब करेंगे हम चार्ज के थ्रू कंटिन्यू। इसके थ्रू कंटिन्यू, चार्ज के थ्रू। तो जब चार्ज के थ्रू बात करते हैं, सबसे पहली जो हेडिंग आती है कि प्रोग्रेस का क्या सिंबल है, क्या चीज़, इस सिंबल ऑफ प्रोग्रेस क्या कहते हैं। तो सिंबल ऑफ प्रोग्रेस में पिलर्स की फॉर्म में हम समझेंगे कि सबसे पहला जो पिलर है वो बताता है एंजल ऑफ प्रोग्रेस। किसके बारे में? एंजल ऑफ प्रोग्रेस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? होप और प्रॉमिस नई सेंचुरी का। किसका? होप और प्रॉमिस नई सेंचुरी। होप एंड प्रॉमिस ऑफ न्यू सेंचुरी। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है हमारा, वो है व्हील ऑफ टाइम, यानी समय का पहिया। सिंबलाइज करता है पैसेज ऑफ टाइम एंड जर्नी टू द फ्यूचर, यानी ये सिंबलाइज करता है टाइम का पैसेज, टाइम के दौरान क्या क्या चीज़ें होंगी और उसके साथ जर्नी फ्यूचर में हमारी कैसी होगी। फिर तीसरा आता है साइन ऑफ प्रोग्रेस। क्या आता है? प्रोग्रेस के साइन कौन कौन से हैं? ये इंक्लूड करते हैं रेलवेज, कैमराज, मशीन्स, फैक्ट्रीज, जो रिप्रेजेंट करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर बात आती है अलादीन। अलादीन के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ईस्ट और पास्ट, जो सिंबलाइज करता है ट्रेडिशन और मिस्ट्री। बिकॉज मिस्ट्री इसलिए बिकॉज अलादीन जो था वो रिच कैसे बना था? मैजिक लैम्प से, राइट। तो वो एक मिस्ट्री की, वो हुआ कैसे, राइट। पास्ट और मिस्ट्री। फिर बात आती है दूसरी चीज की हमने देखी थी, मॉडर्न मैकेनिक। मॉडर्न मैकेनिक क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस्ट मॉडर्निटी, सिंबलाइज करता है इनोवेशन और कंस्ट्रक्शन। क्या सिंबलाइज करता है? इनोवेशन और कंस्ट्रक्शन। फिर जो अगली बात आती है वो आती है इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या बात आती है? इवोल्यूशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कैसे हुआ। तो 1900 में, इसमें 1900 में जिसे कहा जाता है डॉन ऑफ द सेंचुरी, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस सिंबलाइज किए गए थे। 1900 से पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। फिर बात आती है प्री 1900, वही सीन चल रहा है। अर्बन ट्रेड गिल्ड्स का बनना है, यानी ट्रेड गिल्ड्स यानी अर्बन ट्रेड गिल्ड्स, रूरल ट्रेड गिल्ड्स जो ट्रेड को मेंटेन कर रहे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस देख रहे हैं। तो अर्बन ट्रेड गिल्ड्स भी क्या कहते हैं, भर रहे थे। साथ के साथ एक्सपेंशन हो रहा था वर्ल्ड ट्रेड का और कॉलोनीज का। फिर बात आती है प्री 1900 में मर्चेंट्स जो हैं वो कंट्री साइड की तरफ टर्न हुए थे। किसकी तरफ टर्न हुए थे? कंट्री साइड की तरफ। फिर प्री 1900 में क्लोथ प्रोडक्शन प्रोसेस जो था वो इंग्लैंड में था। किसमें था? इंग्लैंड में। फिर बात आती है, एनालाइज करेंगे कि स्लो अडॉप्शन, क्योंकि हमने बात की थी कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो थी ब्रिटेन में वो स्लोली अडॉप्ट होती थी, कोई रैपिड चेंज नहीं हो सकता है। तो कैसे हुआ? सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या थे? इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, हाई कॉस्ट, नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। ऊपर से कॉशियस इन्वेस्टमेंट, यानी मर्चेंट्स जो थे वो ध्यान से कॉशियसली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। फिर बात आती है ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था फैक्ट्री सिस्टम में। डोमिनेंस था डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे थे, उनका डोमिनेंट पावर वो होल्ड कर रहे थे, सुपीरियर पावर। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। फिर बात आती है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस क्या कर दी? इनफेक्टिवनेस थी नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि इफेक्टिवली वो काम नहीं कर रही थी। लिमिटेड अवेलेबिलिटी स्टीम इंजन्स की, ज़्यादा मात्रा में नहीं थे। मशीन ऑपरेटर्स की कमी थी। साथ के साथ प्रिविलेज जो था वो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन का ज़्यादा था और वर्कफोर्स के डायनामिक्स। इसकी वजह से क्या क्या हुआ? स्लो अडॉप्शन हुआ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का। फिर बात आती है ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के की माइलस्टोन्स। की माइलस्टोन्स यानी क्या क्या की चीजें हुई। तो सबसे पहले 1781 में जेम्स वॉट ने पेटेंट किया इम्प्रूव, यानी स्टीम इंजन जिसने बनाया था, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि हमने पढ़ा था स्टीम इंजन सबसे पहले बनाया किसने था। इम्प्रूव स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने बनाया था, ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन एक्चुअल स्टीम इंजन किसने बनाया था वो आप लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो जेम्स वॉट ने पेटेंट क्या किया था? बिकॉज मैं जो पिछला हमने किया है जब प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में, वो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर जेम्स वॉट ने पेटेंट किया इम्प्रूव स्टीम इंजन। फिर क्या हुआ? 1840s में कॉटन इंडस्ट्री क्या हुई? टॉप
टायर पे थी, टॉप टायर नहीं टॉप पोजीशन पे थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के। फिर आती है 1860s में एक्सपेंशन हुआ रेलवे का कॉलोनीज में, 1840s में एक्सपेंशन हुआ रेलवे का इंग्लैंड में, 1873 में ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट किए पाउंड 77 मिलियन किसमें, आयरन और स्टील में। फिर बात आती है बैलेंस करना लेबर की चॉइसेस विक्टोरियन ब्रिटेन में। कैसे बैलेंस किया था देखो, ये हैंड लेबर है, ये मशीन लेबर है। हैंड लेबर में क्या क्या था, कम वेज कॉस्ट थी, सीजनल प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी एंड सीजनली वो लोग अपर क्लास की प्रेफरेंसेस में। मशीन जो लेबर था उसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी बहुत कैपिटल इन्वेस्ट होता था, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स प्रोडक्शन के चाहिए थे और ये कॉलोनीज में एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है, फिर बात आती है हैंड लेबर विक्टोरियन ब्रिटेन में कैसा था। तो ध्यान से देखो प्रॉस और कॉन्स। प्रॉस पहले देखें फिर कॉन्स की बात करेंगे। प्रॉस में देखें तो ये मीट करता है सीजनल डिमांड, सीजनल डिमांड मीट करता था यानी हैंड लेबर एफिशिएंटली हैंडल करते थे पीक जो सबसे टॉप पे सीजनल प्रोडक्शन डिमांड करता था जैसे गैस वर्क्स और ब्यूटी इन पे। दूसरा ह्यूमन स्किल की जरूरत थी यानी कुछ प्रोडक्ट जो थे जैसे हैमर्स और एक्सेस जो थे उनमें ह्यूमन स्किल की चाहिए थी ना कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। फिर बात आते हैं कॉन्स। कॉन्स यानी लो वेजेस थी, अबंडेंट लेबर सप्लाई था जिसकी वजह से कम वेजेस थी वर्कर्स की, कोई लेबर शॉर्टेज नहीं, इंडस्ट्रीज को कोई लेबर शॉर्टेज फेस नहीं करनी पड़ रही थी जिसकी वजह से उन्होंने कभी ऑटोमेशन के लिए अपना इंसेंटिव रिड्यूस किया ही नहीं। एक और प्रॉस सिंबल ऑफ रिफाइनमेंट यानी हैंडमेड गुड्स जो हैं वो रिफाइनमेंट का सिंबल थे। किसके सिंबल थे, रिफाइनमेंट के सिंबल थे। जो और क्लास जो थी कौन सी क्लास प्रेफर करती थी, अपर क्लास जो थी वो प्रेफर करती थी, प्रेफर्ड बाय अपर क्लास। कॉन्स में क्या था, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट था यानी मशीन्स को इंट्रोड्यूस करना उसके लिए सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए था जो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट था। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल जॉब सीकिंग और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या था। देखो जॉब सीकर्स जो थे वो सिटीज में आ गए यानी जो गांव के जॉब सीकर्स थे वो सिटीज में आ गए थे। सोशल नेटवर्क जो था वो सबसे बड़ा एड था यानी ब्रह्मास्त्र था जॉब सर्च के लिए। जॉबलेस जो थे वो अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करते थे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट था नेपोलियनिक वॉर का। एम्प्लॉयमेंट जो थी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में वो भी बढ़ रही थी। अब जरा हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल जॉब सीकिंग एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जॉब सीकर्स अराइव इन सिटी, रीजन्स ऑफ वेग्रेंस जो थे वो सिटीज में चले गए काम करने के लिए। सोशल नेटवर्क जो था वो एड था जॉब सर्च का यानी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो थे मदद करते थे जॉब फाइंड करने में। जॉबलेस वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, जॉबलेस जो थे वो अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करते थे। बहुत सारे लोग वेट करते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट नेपोलियनिक वॉर का, राइजिंग प्राइसेस जो थी वो रिड्यूस करती थी वर्कर्स की परचेजिंग पावर। एम्प्लॉयमेंट जो था ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बढ़ता था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो था वो सिग्निफिकेंट जॉब ग्रोथ देखा जाता था। देखो ध्यान से, इसे मैंने अलग अलग चार्ट के थ्रू लाया। ये हमने देखा अभी सोशल नेटवर्क, फ्रेंड्स, जॉबलेस जो थे वेट करते थे, राइजिंग प्राइसेस रिड्यूस की परचेजिंग पावर, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो था सिग्निफिकेंट जॉब ग्रोथ देखा उसने। आप ड्रॉ कर सकते हो आप चाहो तो। ओके नेक्स्ट, अब इंडस्ट्रियल जॉब के क्या मार्केट डायनामिक्स थे। जो मेन मार्केट डायनामिक्स थे, जॉब सीकर्स का सोशल नेटवर्क, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉबलेस जो थे वेट करते थे, राइजिंग प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ग्रोथ। इंडिया का ट्रेड रूट में शिफ्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइज हुआ इंडियन ट्रेड यानी इस पॉइंट पे इंडियन ट्रेड क्या था, डिसेंट्रलाइज था यानी इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स जो थे वो ट्रेड कंट्रोल करते थे। फिर क्या हुआ, यूरोपियन कंसेशंस हुए यानी कंपनी ने ट्रेडिंग एडवांटेजेस लेना शुरू कर दिए। मोनोपोली राइज, यूरोपियन ने मोनोपोलाइज कर दिए थे ट्रेड रूट।
पोर्शिक एंड ट्रेड जो था पोलैंड पोर्ट्स में मूव कर गया। पोलैंड ट्रेड डिनोमिनेशन यानी यूरोपियन कंट्रोल जो था वो इंडियन एक्सपोर्ट्स पे हो चुका था। अब स्टेप्स क्या थे कि कैसे पोलैंड ट्रेड जो था वो राइज हुआ था। सबसे पहला स्टेप इंडियन ट्रेड नेटवर्क। इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर जो थे उन्होंने एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क बनाए थे एशिया के अक्रॉस। सेकेंड जो था यूरोपियन कंसेशन। यूरोपियन कंपनी जो थी वो सिक्योर कर रही थी ट्रेड कंसेशन लोकल कोर्ट से। तीसरा मोनोपोली राइट्स। यूरोपियन कंपनी जो थी मोनोपोली राइट्स ट्रेड के ऊपर ले रही थी। चौथा नए पोर्ट्स पे शिफ्टिंग। ट्रेड जो था शिफ्ट कर रहा था ओल्ड पोर्ट जैसे सूरत और हुबली से नए वन जैसे बॉम्बे और कलकत्ता। पांचवा जो था कोल एंड पावर की ग्रोथ। जो नए पोर्ट्स में शिफ्टिंग हुई उसकी वजह से क्या हुआ, कोल एंड पावर की ग्रोथ हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली वो कैसे स्टेप्स में थी। सबसे पहला एलिमिनेट किया उन्होंने ट्रेडर्स को, यानी कंपनी जो थी उसने एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स को एलिमिनेट किया और ब्रोकर्स को भी जिससे वो कंट्रोल गेन कर सके। फिर उसने अपॉइंट किए गोमस्ताज यानी वो पेड सर्वेंट्स जो सुपरवाइज करेंगे वीवर्स को और सप्लाईज कलेक्ट करेंगे। फिर प्रिवेंट किया दूसरे बायर्स यानी वीवर्स जो थे उन्हें रिस्ट्रिक्ट था कि वो डील करेंगे, उन्हें मनाया थी यानी उन्हें रिस्ट्रिक्शन थी कि वो किसी और बायर के साथ डील नहीं करेंगे। एडवांसेस यानी लोन्स के थ्रू, इसके थ्रू लोन्स के थ्रू। उसके बाद आती है फोर्थ कंट्रोल वीवर्स यानी कंपनी जो थी वो एक्सर्ट करती थी अपना कंट्रोल वीवर्स के थ्रू। कैसे, स्ट्रिक्ट सुपरविजन और पनिशमेंट से। किससे, स्ट्रिक्ट सुपरविजन और पनिशमेंट से। फिर बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली कैसी थी, ध्यान से देखो। पहले उसने पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करी यानी कंपनी ने गेन किया पॉलिटिकल कंट्रोल। फिर उसने क्या किया, अपनी ट्रेड मोनोपोली को एजर्ट किया यानी कंपनी ने क्लेम की एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स। फिर अपॉइंट किया गोमस्ताज यानी कंपनी ने हायर किए सुपरवाइजर्स किसके लिए, वीवर्स के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, एलिमिनेट किया एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स यानी कंपनी रिमूव किया लोकल ट्रेडर्स को मार्केट से, जिसकी वजह से क्या हुआ, वीवर्स वो प्रिवेंट फ्रॉम ट्रेडिंग यानी कंपनी रिस्ट्रिक्ट किया वीवर्स को कि वो कंपनी के साथ ट्रेड करें। ऑफर किया एडवांस से कंपनी ने लोन्स प्रोवाइड किए वीवर्स को। पनिश किया, एनफोर्स किया कंट्रोल, कंपनी ने यूज किया फोर्स जिससे वो कंप्लायंस इंश्योर कर सके। फिर पनिश किया डिले, कंपनी ने पनिश किया वीवर्स को किसी भी लेट डिलीवरी के। फिर आती ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली, थोड़ा और ज्यादा अच्छे से ध्यान से देखो। एलिमिनेट किया ट्रेडर्स को, कंपनी ने रिमूव किया एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स को और ब्रोकर्स को जिससे वो कंट्रोल गेन कर सके। दूसरा स्टेप जो उसने किया वो था गोमस्ताज को अपॉइंट करना यानी ऐसे पेड सर्वेंट्स जो अपॉइंट किए जाएंगे सुपरवाइज करने के लिए वीवर्स को, कलेक्ट करने के लिए सप्लायर्स को। तीसरा जो था उसने दूसरे बायर्स को प्रिवेंट किया यानी वीवर्स जो थे उन्हें किसी और बायर्स के साथ डील करना का अलाउ नहीं था। कंट्रोल करना वीवर्स को यानी कंपनी ने एक्सर्ट किया कंट्रोल वीवर्स के ऊपर थ्रू स्ट्रिक्ट सुपरविजन और पनिशमेंट। अब इंडियन कॉटन वीवर्स को सपोर्ट कैसे हुआ, सबसे पहला रेगुलेट किया उन्होंने कंट्रोल कॉटन एक्सपोर्ट यानी कंट्रोल किया रॉ कॉटन का जो इंडिया से बाहर जाता था। इंक्रीज किया लोकल कॉटन प्रोडक्शन, बूस्ट की डोमेस्टिक कॉटन फार्मिंग आपको। तीसरा वीवर्स के जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो कोलैप्स हो गया, हाई क्वालिटी को डिमांड नहीं कर रहे थे। ट्राई कर रहा था लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वीवर्स जो ऑप्टिंग कर रहे थे वो ऑप्टिंग कर रहे थे अफोर्डेबल रॉ कॉटन। फिर था इंडियन वीवर्स का ट्रांजिशन, इंडियन वीवर्स का ट्रांजिशन सिक्योर करने में कॉटन को सप्लाई को फेयर प्राइसेस पे, किस पे, फेयर प्राइसेस पे। तो देखो कॉटन सप्लाई की क्राइसिस क्या थी, वीवर्स को अफोर्डेबल कॉटन नहीं मिलती थी। स्टेबल कॉटन ऐसे कब हुआ, वीवर्स ने ऑप्टिंग किया सफिशिएंट अफोर्डेबल रॉ कॉटन। अब इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का ग्रोथ कैसे हुआ, मैं ये फर्स्ट स्टेप से नहीं 6 स्टेप से बता रही हूँ, ध्यान से देखो। लास्ट स्टेप से शुरू करते हैं। पहला मद्रास मिल्क प्रोडक्शन
1874 में मद्रास की पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल ने कंप्लीट किया था अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे इंडिया में। जो अगला पॉइंट था वो था अहमदाबाद की कॉटन मिल। पहली जो कॉटन मिल अहमदाबाद में सेटअप हुई थी वो हुई थी 1860 में, फर्दर जो स्ट्रेंथन कर रही थी कॉटन इंडस्ट्री को। फिर एल्गिन मिल कानपुर की जो स्टैब्लिश हुई थी, एल्गिन मिल कानपुर की 1860s में, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही थी नॉर्थ इंडिया में। जूट मिल्स बंगाल में, इमर्जेंस होना जूट मिल्स बंगाल 1855 को 1862 डाइवर्सिफाई करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक्सपेंशन बॉम्बे में 1862 में बॉम्बे की 4 मिल्स से सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी था जो इंडिकेट कर रहा था रैपिड ग्रोथ। फिर पहला आता है फर्स्ट कॉटन मिल, यानी स्टैब्लिशमेंट सबसे पहली कॉटन मिल का बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में 1854 में, जो मार्क करता है बिगिनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडिया में। फिर पायनियर्स कौन कौन से थे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एम्पायर के? तो देखो सबसे पहले द्वारकानाथ टैगोर, ये पायनियर थे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की 6 जॉइंट कंपनीज के साथ। दूसरे थे दिनशॉप पेटेंट एंड जमशेदजी टाटा, जिन्होंने इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बिल्ड किए थे चाइना के ट्रेड से और रॉ कॉटन एक्सपोर्ट से। तीसरे थे सेठ हुकुमचंद, यानी जिन्होंने पहली इंडियन जूट मिल कलकत्ता में स्टैब्लिश की थी। की माइलस्टोन्स, 1854 में सबसे पहली कॉटन मिल बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई। 1855 में पहली जूट मिल स्टैब्लिश हुई बंगाल में। 1862 में सेकंड जूट मिल स्टैब्लिश हुई बंगाल में। 1864 4 कॉटन मिल्स ऑपरेट हुई बंगाल में। 1874 में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल मद्रास में सेटअप हुई और 1970 में पहली इंडियन और जूट मिल कलकत्ता। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड लेबर डायनामिक्स इन इंडिया। पहला इंक्रीज इन फैक्ट्री वर्कर्स क्या हुआ? नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो 1901 से, यानी कहाँ से? 1901 से 1946 तक बहुत राइज हो चुका था वर्कर्स का। तो क्या हुआ? रीजनल लेबर माइग्रेशन हुआ। वर्कर्स ने माइग्रेट किया रत्नागिरी और कानपुर से इंडस्ट्रियल सेंटर्स पे। जॉबर्स जो थे वो रिक्रूट कर रहे थे वर्कर्स विलेजर्स को फैक्ट्रीज के लिए। जॉबर्स की जो अथॉरिटी थी वो थी गेन की गई थी अथॉरिटी ऑफ पावर वर्कर्स के ऊपर। जॉबर्स एक्सप्लॉयटेशन करते थे, यानी जॉबर्स जो था वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करने लग गए खुद के गेन के लिए। सी इंडियन फैक्ट्री वर्कर्स का ग्रोथ। 1901 में इनिशियल वर्कफोर्स इंडियन फैक्ट्रीज की वो थी हमारी 5,84,000, जबकि 1946 में इंस्टेंट इंक्रीज हुआ 24,36,000 का। फिर बात आती है इम्पैक्ट क्या हुआ स्वदेशी मूवमेंट का और वॉर का इंडियन इंडस्ट्री में। सबसे पहला स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नेशनलिस्ट जो थे वो मोबिलाइज कर रहे थे कि हम लोग फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दें। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज हुए, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट ने ग्रुप्स फॉर्म किया अपना खुद का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट का प्रेशर, ग्रुप लॉबी था टैरिफ प्रोटेक्शन के लिए। क्लोथ प्रोडक्शन पे शिफ्ट होना, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने क्लोथ प्रोडक्शन में शिफ्ट हो गए। कॉटन प्रोडक्शन डबल हो गया, यानी कॉटन ट्रीज जो गुड्स से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ सिग्निफिकेंटली। वॉर डिमांड इंक्रीजेस, इंडियन फैक्ट्री ने सप्लाई की वॉर की नीड्स। डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलूम का फ्लाइंग शटल के साथ। सी ट्रावनकोर में हाई अडॉप्शन था फ्लाइंग शटल का 75%। मद्रास जिसे लुंगी जो हैंडकरचीफ के लिए जाना जाता है। मैसूर जिससे सिग्निफिकेंट हैंडलूम इंडस्ट्री प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। कोचीन स्ट्रॉन्ग हैंडलूम वीविंग प्रोडक्शन के लिए और बंगाल मेजर हैंडलूम प्रोडक्शन सेंटर के लिए। फिर बात आती है कंज्यूमर क्रिएशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम सब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम कोई प्रोडक्ट बनाए, हमारी आज की इंडस्ट्रीज भी कोई भी प्रोडक्ट बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवर्टाइज करना उस चीज़। राइट, तो कंज्यूमर क्रिएशन कैसे हुआ? सबसे पहले प्रोडक्ट की डिजायरेबिलिटी, यानी प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर के लिए अपीलिंग बनाया गया। ब्रांड से फैमिलियर कराए गए, यानी एक ब्रांड रिकॉग्निशन बायस के अगेंस्ट सेटअप हुआ। क्वालिटी एश्योरेंस, कंज्यूमर की हाई क्वालिटी मिल सके इसलिए वो एश्योर किया गया। लिंक किया प्रोडक्ट्स को कल्चरल वैल्यूज के साथ। नेशनल अपील, यानी एनकरेज किया प्रोडक्ट्स को लोकल प्रोडक्ट्स के साथ। इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल एज का सोसाइटी में,
पहले क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज का क्या है, इनोवेशन, ऑटोमेशन। न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स क्या क्या आया, माइग्रेशन और स्किल डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन यानी ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज कैसे हुआ, इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ अर्बनाइजेशन। सो ये आपका फुल चैप्टर चार्ट्स में थ्रू समराइज हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। गेट रेडी फॉर अ न्यू वीडियो, वी विल मीट शॉर्टली। बाय।